सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू फिंगर टिप 11। एंड जैसे कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया है पिछली कुछ वीडियोस के अंदर, आप जानते ही होंगे कि ये मेरी जो वीडियोस हैं ये मैं क्विक रिविजन्स ले रहा हूँ क्लास 10th साइंस के लिए, जिसमें मैं सभी चैप्टर्स को कवर करूँगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। विद इन 10 मिनट्स मैं ट्राई करता हूँ कि जितना मैं पार्ट कवर कर सकता हूँ ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कोई भी रिवीजन नहीं करी है, बिल्कुल भी मतलब चैप्टर्स को नहीं टच किया है। ये चैप्टर्स और ये वीडियोस देखने के बाद जब इसकी रिविजन्स आप लोग करोगे तो आपको चैप्टर्स में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया है, इस वीडियोस को देखने के बाद उनको कहीं ना कहीं चैप्टर के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ओवरव्यू ज़रूर मिल जाएगा, जिसके बाद वो जो कोई भी डेफिनेशंस वगैरह है उनको याद करने में आसानी रहेगी। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है आपकी क्विक रिवीजन के लिए। अब कई बच्चों का यहाँ पे सवाल था कि सर पिछली जो 2 वीडियोस मैंने डाली चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के अंदर, उसमें कई बच्चों ने मुझे कहा कि सर आपने 10 मिनट्स बोल के 20 मिनट्स क्यों कर दिया। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि स्टार्टिंग में जब मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देता हूँ और जब मैं राइट करता हूँ, जब मैं लिखता हूँ, अपना फ्लो चार्ट बनाता हूँ, उस दौरान जो आपके मिनट्स ऐड होते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो भी ज़रूरी है क्योंकि मैं इसमें बीच में कुछ काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। साथ ही साथ जो मेरा मेन कंसेप्ट रहता है, अब ऑब्वियस सी बात है 10 मिनट मैं बोल रहा हूँ, बीच में कंसेप्ट छोड़ नहीं सकता 10 मिनट के लिए। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना कम से कम टाइम में मैं पूरे चैप्टर को कवर करूँ तो वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। उसमें 1-2 मिनट या 5-6 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बट हाँ, आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। मैं चैप्टर्स को जितना कम टाइम में मैं कवर कर लूँ उतना मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ को लेके। बाकी हाँ, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे काफ़ी सारे सजेशंस दिए चीज़ों को लेके, तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा। जो भी बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, जितना जल्दी आप इन वीडियोस को देखेंगे। इस वीडियोस के अलावा मैंने 2 फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियोस भी डाली हुई है मेरे इसी चैनल के ऊपर, आप ज़रूर देखिएगा। एंड बाकी वीडियोस के लिए भी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इसको जितना से ज़्यादा आप शेयर करेंगे अपने ऐसे ही दोस्तों के साथ या और भी दोस्तों के साथ, उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल। सो इस चैप्टर को फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वैसे आप इस चैप्टर से ऑलरेडी फेमिलियर है क्योंकि ये चैप्टर के कई ऐसे कंसेप्ट हैं जो आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। जैसे कि सबसे पहले तो चैप्टर का जो नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, मैंने इस चैप्टर को उन्हीं 2 पार्ट्स में मैंने डिवीजन किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज मेटल। सबसे पहले हम मेटल की जब हम बात करते हैं तो मेटल का जो डिवीजन है वो 2 प्रॉपर्टीज के अंदर होता है। द फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द सेकंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ऑलरेडी आपको पता है, ये छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होती हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ। फर्स्ट वन इज मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है आपका कि आप इसको बीट करके, मतलब कि आप इसको ठोक पीट के थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, आपका दैट प्रॉपर्टी इज मैलिएबल। देन द सेकंड वन इज सोनोरस। सोनोरस मींस व्हेन यू हिट अ मेटल बाय एनी हार्ड ऑब्जेक्ट इट विल मेक अ साउंड, दैट साउंड इज नोन एज सोनोरस। वो एक साउंड निकालती है। जब कभी किसी स्कूल वगैरह में भी आप देखते होंगे कि जब उनकी बेल हो जाती है, रिसेस हो जाती है या छुट्टी होती है तो वो मेटल की प्लेट लेके उस पर बीट करते हैं आपका वुडन हैमर से, तो दैट साउंड इज नोन एज सोनोरस। देन द सेकंड वन इज डक्टाइल। जैसे मैलिएबल आपकी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आप किसी भी मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, वैसे डक्टाइल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप किसी भी मेटल को यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू थिन वायर्स। ठीक है, डक्टाइल वो प्रॉपर्टी है। देन सेकंड वन, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं लस्ट्रस की। व्हाट इज लस्ट्रस? लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार।
तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे चमकदार होते हैं आपके, तो दैट इज लस्ट्रस। देन नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एज वेल, ये दोनों के दोनों ही होते हैं आपके, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका मेटल्स में आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है कि देन मेटल्स आर हार्ड, बट यहाँ पर आपकी कई सारी एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि आपका सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते, देयर आर सॉफ्ट मेटल आल्सो, जैसे सोडियम और पोटेशियम की हम बात करें, दे आर सॉफ्ट, यू कैन कट दैट मेटल इनटू हाफ विद अ नाइफ, जैसे बटर को कट करते हैं ना वैसे कट कर सकते हो आप, लेकिन आप उसको खुले में कट मत कर देना बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल। खैर रिएक्टिविटी की बात हम यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में भी करेंगे। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वही मैं आपका नॉन मेटल की बात करूं तो जो यहाँ पर चीजें जो भी आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन्हीं प्रॉपर्टीज का अपोजिट यहाँ नॉन मेटल में हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर मेटल जो थे दे आर मेलिएबल, तो यहाँ नॉन मेलिएबल हो जाएगा। यहाँ पर आपके मेटल्स अगर सोनोरस थे तो वहां पर आपका नॉन सोनोरस, डक्टाइल थे नॉन डक्टाइल, लस्ट्रस थे नॉन लस्ट्रस, गुड कंडक्टर थे बैड कंडक्टर, हार्ड थे ब्रिटल, ठीक है। तो जो यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज लिखोगे दे आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो ये दे भी सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो तो इसलिए इतने ज्यादा देते नहीं है। मेन जो इसकी प्रॉपर्टीज आती है वो आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, बट फिर भी हमें पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर नॉन लस्ट्रस लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है नॉन मेटल में भी। बेसिकली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, यहाँ पर लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस। कौन कौन से हैं? नॉन लस्ट्रस में आपका डायमंड आ जाता है, डायमंड इज वेरी लस्ट्रस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और एक्सेप्शन आती है, बैड कंडक्टर बोला है आपको, लेकिन देयर इज अ नॉन मेटल ग्रेफाइट व्हिच इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जो आप हम कार्बन कंपाउंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे भी। दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद दैट, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शंस आ गई हैं आपकी। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई है। फिजिकल प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो तो इसको ज्यादा मैं एलाबोरेट नहीं कर रहा हूं। मेन पार्ट जो है दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले मेटल जो है, हम फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। खैर ये वाला पार्ट आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा होगा, आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है आपने, और अभी आपका चैप्टर नंबर 3 में भी आ गया कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 में भी पढ़ा था। व्हेन यू पुट जिंक ग्रेन्यूल, जिंक के कुछ छोटे टुकड़े, जिंक इज अ मेटल, उसके छोटे टुकड़ों को अगर आप किसी HCl मतलब HCl एसिड के अंदर आप डालते हो तो आप देखोगे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, आपको बबल्स आते हुए ऊपर दिखेंगे। दैट बबल इज नथिंग, दैट इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके साथ साथ आपका सॉल्ट भी फॉर्म होगा। इसके साथ साथ ये इसमें इतना ही, आपका इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देन नेक्स्ट इज मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब कभी कोई मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज करता है आपका, तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ऑब्वियसली बात है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब यहां पर यूनिक है, ये यूनिक कैसे है? मेटल ऑक्साइड तो बनाता है, अब मेटल ऑक्साइड आपकी मेटल ऑक्साइड टॉपिक के अंदर आपका एक बहुत ही फेमस और बहुत ही काफी बार क्वेश्चंस में भी आपका ये पेपर में भी आ जाता है, एग्जाम में भी आ जाता है, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में भी, दे आर एसिडिक इन नेचर। लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं ना, इनके पास दोनों पावर होती है, दे शो एसिडिक प्रॉपर्टी आल्सो एंड बेसिक प्रॉपर्टी आल्सो, इसलिए इनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। आपका मतलब ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। इसमें आपके दो एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी के अंदर ये होमवर्क है आपका, आप ढूंढेंगे कि कहां पर है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के वो एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका, क्योंकि सारे काम अगर मैं ही करूंगा तो फिर आप पढ़ेंगे नहीं, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेटल प्लस वाटर। जब कोई मेटल आपका वाटर के साथ, पहली बात तो जनरली
सारे मेटल्स हर तरीके के वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसकी डिवीजन करी हुई है मैंने। आपने देखा होगा एक है आपका कोल्ड, एक वार्म वाटर और एक स्टीम वाटर। सारे के सारे मेटल ना तो कोल्ड के साथ करते, ना स्टीम, ना वार्म के साथ करते, ना स्टीम के साथ करते। इसको जानने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी बहुत जरूरी है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि कौन कौन से मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, फिर आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो कोल्ड वाटर के साथ कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पर आपका आता है सोडियम एंड पोटेशियम। सो दीज आर द मेटल्स व्हिच रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सोडियम एंड पोटेशियम। ये जो मेटल्स हैं आपके, और साथ के साथ कैल्शियम ऑल्सो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आपका, बहुत ही क्या बोलते हैं, फेमस है। कैल्शियम के साथ साथ कई बार कैल्शियम का ही आता है आपका, कई बार क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि ज्यादातर बच्चे सोडियम और पोटेशियम को ही कर देते हैं कि सर सोडियम एंड पोटेशियम ही रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, कैल्शियम नहीं करता। बट दैट इज नॉट ट्रू। कैल्शियम आपका करता है एंड बहुत कम अमाउंट में करता है रिएक्ट, दैट्स व्हाई इसको इग्नोर कर दिया जाता है बच्चों द्वारा। तो ऐसा नहीं है, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम यही टॉप 3 है आपके। तो ये तीनों की तीनों आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। देन हम वार्म वाटर के पास आ जाते हैं। वार्म वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है आपका? वार्म वाटर के साथ जो मेटल रिएक्ट करता है दैट इज मैग्नीशियम, जो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दिया हुआ है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज कि भैया मैग्नीशियम रिबन पानी के अंदर फ्लोट क्यों करता है? ज्यादातर मेटल्स तो आपके पानी के अंदर डूब जाते हैं, लेकिन मैग्नीशियम का रिबन जो है या मैग्नीशियम मेटल जो है ये पानी में फ्लोट क्यों करता है? उसका रीजन, जैसे ही आप किसी मैग्नीशियम को वार्म वाटर के अंदर डालते हो, इट स्टार्ट्स रिलीजिंग सम गैस आपका। तो वो आपका जैसे ही वो रिएक्शन के बाद गैस रिलीज करता है तो वो बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपका वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो वार्म वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है। देन उसके बाद आते हैं हम स्टीम पे। तो स्टीम के साथ कौन रिएक्ट करता है आपका? स्टीम के साथ जो रिएक्ट करते हैं वो आपके उसके बाद के जो मेटल हैं आपके, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सारे के सारे आते हैं आपके। आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे के सारे आपके रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है, वार्म वाटर के साथ कौन करता है, स्टीम के साथ कौन रिएक्ट करता है। एंड यस, इन सब की रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दी हुई हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पिछली कुछ वीडियोस के अंदर कि आपने एनसीईआरटी की एक भी रिएक्शन नहीं छोड़नी है। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेटल के अंदर बेसिक पार्ट यही है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट अभी नहीं करवाऊंगा, ये भी खैर मेटल से रिलेटेड ही है, बट ये भी मैं नहीं करवाऊंगा। पहले हम नॉन मेटल पे आ जाते हैं ताकि आपको सेम रहे, आपने लर्निंग भी ऐसी करनी है। देन नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेन एक ही है कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। मैंने आपको यहां पे भी बताया था, जैसे मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे दे फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स, और वो उनका जो नेचर होता है दे आर बेसिक इन नेचर। वही नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो दे फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स व्हिच आर एसिडिक इन नेचर, और वही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इट फॉर्म्स एसिड्स। क्या फॉर्म करेगा? वो एसिड फॉर्म करेगा आपका, यहां पर ये एसिड फॉर्म करेगा। और एक चीज मैं यहां पर स्टार में लिख रहा हूं, ये क्योंकि बच्चे कई बार भूल जाते हैं नेचर, कि जो आपका मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड जो है ये आपका बेसिक इन नेचर है। इसको याद करने का एक तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। बेसिक होता है, और नॉन मेटल जो ऑक्साइड है आपका ये आपका एसिडिक इन नेचर है। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा कि आप लोगों को कभी कोई मधुमक्खी वगैरह काट लेती है तो घर वाले बोलते हैं कि भैया इस पर लोहा रगड़ दो, बोलते हैं ना। तो कभी सोचा है आपने कि क्यों बोलते हैं कि भैया एक लोहा रगड़ दो, इसको लोहे रगड़ने से ठीक हो जाएगा, चाबी रगड़ दो? तो उसका रीजन ये होता है कि दैट मेटल कंटेन सम ऑक्साइड लेयर, ठीक है। अब मेटल बाहर था तो उस पर कुछ ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो गई होगी, तो उसको रगड़ने से क्या होगा आपका, वो बेसिक इन नेचर है। एंड जो आपका बी ने आपको काटा है, मधुमक्खी ने काटा है, उसके स्टिंग में एसिड होता है, तो इट विल न्यूट्रलाइज दैट एसिड, और जिसकी वजह से वो सब चीजें न्यूट्रल हो जाएंगी और आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। वो इतना ज्यादा रिएक्ट करेगी नहीं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना,
गलती से भी कभी जंग लगा हुआ लोहा मत रगड़ने लग जाना, बिकॉज अगर आपने जंग लगा हुआ लोहा अगर रगड़ना चालू कर दिया, अगर आपने क्या बोलते हैं कोरोड आयरन अगर रगड़ना चालू कर दिया रस्ट वाला, तो बस टिटनेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टिटनेस एक बीमारी है जिसकी वजह से मसल्स वगैरह जो है वो बिल्कुल काम करने बंद कर देते हैं आपके, तो वो जिस चीज़ का ध्यान रखना है। कहीं पता चले कि बोला था सर ने कि भैया मेटल ऑक्साइड वाला लेकर आना, तो सबसे ज़्यादा ऑक्साइड तो आपका रस्ट वाला आयरन में होता है, तो वो मत करने लग जाना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर इतना खत्म हो जाता है आपका मेटल एंड नॉन मेटल का मेन पार्ट। देन उसके बाद देयर आर सम एक्स्ट्रा चीजें जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपके नेट पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं सिखाता हूं दैट इज केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। मेरा ये तरीका है बच्चों को रिएक्टिविटी सीरीज याद करवाने का। केदार का के, नाथ का सोडियम, के ए का कैल्शियम, माली का मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आलू का जरा का जिंक, फीके का आयरन, पकाता है का लेड, एच ए है का हाइड्रोजन, कौन है का आपका ये हो जाएगा कॉपर, ठीक है। और एच का हो जाएगा मरकरी, एच जी। देन ए जी इज गोल्ड, सॉरी सिल्वर, ए यू इज गोल्ड, ए जी इज सिल्वर एंड ए यू इज गोल्ड। आगे आओ, ठीक है। सो दिस इज द वे मैं बच्चों को बोलता हूं कि रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ले। इस पूरे चैप्टर के अंदर जिस बच्चे ने रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ली, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, सिर्फ यही नहीं, आपका ये रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, जो आपकी चैप्टर नंबर 1 के अंदर है, क्योंकि ये ही बताएगी आपको कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो वो किसको डिस्प्लेस करेगा। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद कर ले। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई है तो आप ये तीनों चीजें बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड एक एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन आता है कि कैसे मेटल एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे ही होते हैं। एक सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपकी बुक के अंदर इसकी पूरी प्रोसेस है, जिसके अंदर एक मेटल को आपका क्या बोलते हैं नॉट पे डालते हैं, दूसरे को इम्प्योरिटीज को दूसरे टर्मिनल पे डाल के एक मेटल को दूसरे पे आपका इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देन आता है रिड्यूसिंग मेथड। रिड्यूसिंग मेथड सिर्फ उन्हीं मेटल्स के लिए है जो थोड़े मॉडरेट रिएक्टिव है। इसका पूरा चार्ट आपकी बुक के अंदर बना हुआ है, आप एक बार बुक से गो थ्रू जरूर होना, ये चार्ट भले याद जरूर कर लेना, आपको पूरा एक्सट्रैक्शन का पार्ट समझ में आ जाएगा। देन आता है नेटिव स्टेट। देयर आर ओनली दीज टू एलिमेंट्स, these two metals आपके जो कि सिर्फ और सिर्फ नेटिव स्टेट में मिलते हैं। मोस्टली सिल्वर आपका फिर भी आपका कॉम्बिनेशन में मिल जाता है, बट गोल्ड आपका नेटिव स्टेट में मिलता है। दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ये भाई साहब ऐसे हैं, बिल्कुल इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज में आप ये समझिए, जो सबसे टॉप पे है वो क्लास का सबसे पॉपुलर बच्चा है, जिससे हर कोई बॉन्ड बनाना चाहता है, तो ये हर किसी के साथ आपका कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। और वही गोल्ड एक ऐसा बच्चा है पूरी क्लास का जो कि आप ये समझ लो कि जिससे जो बिल्कुल एकदम इंट्रोवर्ट है, ठीक है, ये सबसे इंट्रोवर्ट है और ये सबसे एक्सट्रोवर्ट है। जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते जाओगे इंट्रोवर्ट बच्चे बढ़ते चले जाएंगे, और सबसे इंट्रोवर्ट है हमारा गोल्ड। किसी के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं, अलग से रहता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं।
देन ये वाला पार्ट आपको मैंने बता दिया एक्सट्रैक्शन का कैसे करना है आपको। इसके बाद आपका आते हैं एक्स्ट्रास पे। एक्स्ट्रास बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इन सब में ये कुछ बॉक्सेस के अंदर आपको मिलेंगे जो बच्चे इग्नोर करते हैं। बॉक्सेस कभी इग्नोर मत करना है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, वो सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग किसकी लेयर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आपको ये बोर्ड भी दिख रहा होगा, ये एल्यूमिनियम है इसका कॉर्नर। एल्यूमिनियम एक लौता ऐसा मेटल है जिस पे ऑक्साइड की लेयर अगर चढ़ गई तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है आपकी, जिसकी वजह से इस पे कभी भी कोरोजन नहीं होता। तो दैट इज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग के बाद आता है आपका कोरोजन। कोरोजन जो होता है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी। सो एनोडाइजिंग आ जाता है आपका। एनोडाइजिंग में आपको बता चुका हूं, आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करना। जितने भी एयरक्राफ्ट आप लोग देखते हो, एयरक्राफ्ट के ऊपर आपकी एक लिक्विड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से वो कभी भी रस्ट नहीं लगता उस पर। कोरोजन आपको पता ही है कि रिएक्शन ऑफ व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वो एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी मेटल जो है उसमें कोरोजन हो जाता है आपका। कोरोजन से मेटल की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है, एंड रस्टिंग इज एन एग्जांपल इसका। ठीक है, कौन सा मेटल कोरोजन के टाइम पे कौन सा कलर फॉर्म करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिल्वर ब्लैक हो जाता है, कॉपर ग्रीन हो जाता है, ये जरूर पढ़ के जाना आप, इसमें ध्यान इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आता है एक्वारिजिया। ये बच्चे मिस कर देते हैं। एक्वारिजिया क्या है? एक्वारिजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं वैसे। एक्वारिजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ HCl प्लस नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। अगर 3 ml HCl है तो 1 ml नाइट्रिक एसिड होगा आपका, उसको बोलेंगे हम एक्वारिजिया। एक लौता ऐसा सॉल्यूशन जो इतनी ताकत रखता है कि हमारे इंट्रोवर्ट को भी खत्म कर सकता है ये। ठीक है, इंट्रोवर्ट को भी रोस्ट कर सकता है, मतलब पूरा उसको डिसॉल्व कर सकता है, इतनी पावर है इस एक्वारिजिया के अंदर। और किसी बड़े से बड़े एसिड के अंदर पावर नहीं है, एक्वारिजिया ये काम कर सकता है। देन देयर इज थर्मेट रिएक्शन। थर्मेट रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपको बुक के अंदर मिल जाएगा लास्ट पेज के अंदर, तो इसको जरूर पढ़ना। ये आपका एक होमवर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी डेफिनेशन भी, इसकी रिएक्शन भी जो आपको दी, इक्वेशन जो दी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। यहां आपका मेटल एंड नॉन मेटल खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, इसी में आपका पूरा का पूरा नॉन मेटल एंड मेटल है। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक मुझसे मिस हो गया हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। एंड यस, आप लोग कर सकते हैं, बस आप लोगों की मेहनत लगेगी। और याद रखना, आपने 12 महीने कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, पूरे साल कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन जो ये आने वाला टाइम है इसको अगर आपने कर दिया तो उन 11 महीनों को आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम के लिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, बाकी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दीजिए। और हाँ, आप हर एक बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो हर एक बच्चा इजीली मार्क्स स्कोर कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। ठीक है, दैट्स इट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा अपने ग्रुप्स में भी और अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी जो उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है चैप्टर्स को समझने में वो इजीली कर पाए। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, यस, एक शॉर्ट और मैं भी डालूंगा रिसेंटली, जिसके अंदर पूरे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो आपको शॉर्ट के अंदर दिखेंगे, उसको भी जरूर शेयर करिएगा। दैट्स इट, मैं यही समाप्त करता हूँ इस क्लास को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।